हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 10th में आप लोगों को वेलकम। आज हम यूनिट नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। साउंड का जो चैप्टर है आपका, इसमें जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे है वो व्हाट इज साउंड। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम साउंड और वेव के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली साउंड से रिलेटेड है। मतलब इसमें हम वेव जो हमने स्टडी की थी उसमें साउंड वेव भी थी, वाटर वेव भी थी, उसके अलावा जो हमारे पास लाइट वेव्स हैं उनका भी हमने तज़किरा किया था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम स्पेसिफिकली सिर्फ साउंड जो वेव्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और उसी से रिलेटेड जितनी बातें हैं या जो भी हम सिमुलेशंस वगैरह स्टडी करेंगे वो सारी साउंड वेव से रिलेटेड होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। साउंड इज अ वेव, ये हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, विच इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड प्रोपोगेटेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हम ऑलरेडी इस बात को भी स्टडी कर चुके हैं कि कोई भी वेव जो है बेसिकली वो प्रोपोगेट करती है या वो प्रोड्यूस होती है, जिस चीज़ से वो वाइब्रेशन है। कि किसी भी वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम चीज़ को वाइब्रेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, तो ही वेव प्रोड्यूस होती है। सो अगर साउंड एक वेव है तो जाहिर है इसका सोर्स जो होगा, इसकी प्रोडक्शन जहाँ से होगी, यहाँ से ये प्रोड्यूस होगी, वो कोई ना कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होगी। तो सो एक चीज़ तो हमें ये क्लियर है कि जो साउंड है वो वेव है, और वेव जो होती है वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो ड्यू टू द वाइब्रेटिंग ऑफ अ बॉडी होती है। सो a sound wave is a similar in nature to a slinky wave for a variety of reason। ये बिल्कुल जिस तरह स्प्रिंग की वेव्स हमने स्टडी की थी उसमें दो तरह की वेव की थी, एक ट्रांसफर वेव थी और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारी, वो बेसिकली साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिल्कुल सिमिलर बिहेव करती हैं, बिल्कुल सिमिलर वो ट्रैवल करती हैं। उनकी जो प्रोपोगेशन होती है, जो उनकी फिजिकल कंडीशंस होती हैं या फिजिकल इक्वेशंस होती हैं, वो बिल्कुल सेम होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मीडियम विच कैरीज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं इस बात को भी, कि कोई भी वेव जो है वो थ्रू अ मीडियम जो है वो ट्रैवल करती है और उसको मीडियम रिक्वायर होता है। सो खास तौर पर ट्रांसफर वेव्स, हमारी जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनके लिए मीडियम जो होता है वो रिक्वायर होता है। So second, there is an original source of a wave, some vibrating object capable of disturbing the first particle of the medium. So first thing is the medium required and second thing the vibration। जो वाइब्रेटिंग करती है उसके लिए फर्स्ट पार्टिकल को मूव करना जो होता है, वो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करना होता है, वो रिक्वायर होता है। क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी तो बॉडी जो है वो वेव जो है वो आगे ट्रेवल करेगी। अगर मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी तो जो मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है इसको जनरेट करना जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आप मीडियम के अंदर वाइब्रेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं तो वो आपकी वेव जो है वो ट्रैवल करना शुरू होगी। सो वो कहते हैं देयर इज एन ओरिजिनल सोर्स of the wave, some vibrating object capable of disturbing the first particle of the medium। कि आपका जो सोर्स है बेसिकली वो ये कैपेबल होना चाहिए, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसकी वाइब्रेशन जो है वो फर्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करे। The second one is the third one is the sound wave is transported from one location to another location by means of particle interaction। ये जो मूवमेंट होती है वो पार्टिकल इंटरेक्शन की होती है। फॉर एग्जांपल हम एयर को एज अ मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस बात को पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने दोहराया था कि एयर जो होती है उसके अंदर हम डिस्टर्बेंस जो होती है वो जनरेट करते हैं, और वो डिस्टर्बेंस जो ही है वो आगे की तरफ पुश होती है और वो हमारे एयर ड्रम के ऊपर आगे हिट करती है और हम साउंड को जो है वो सुन सकते हैं। सो अगर मैंने इसकी भी एग्जांपल दी थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर, कि अगर हम अपने मुंह के आगे हाथ रखें और बोले तो हमें एक प्रेशर फील होता है। बेसिकली वो जो प्रेशर होता है वो डिस्टर्बेंस होती है एयर के पार्टिकल्स के अंदर, कि वो उनको पुश मिलते हैं, वो पुश आगे ट्रैवल करती है जिस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती हैं, और वो एयर ड्रम तक आती है। और एयर ड्रम इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे ही उसके ऊपर वो एयर का प्रेशर लगता है तो वो साउंड जो होती है वो दिमाग तक जाती है उसकी, और वो उसे सेंस कर लेता है कि ये कौन सी साउंड है। सो सिंस अ साउंड वेव इज डिस्टर्बेंस, साउंड वेव एक डिस्टर्बेंस होती है विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है वाया द मैकेनिज्म ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन। जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो पार्टिकल की इंटरेक्शन होती है, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे को पुश करते हैं और वापस फिर अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं।
मतलब कि ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि साउंड वेव डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती है विच इज ट्रांसपोर्टेड अ मीडियम मैकेनिज्म ऑफ पार्टिकल इंटरेक्शन। जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है साउंड वेव का वो कौन सा है, पार्टिकल इंटरेक्शन का। अ साउंड वेव इज कैरेक्टराइज्ड एज अ मैकेनिकल वेव, और इसे हम एज अ मैकेनिकल वेव जो है उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम मैकेनिकल वेव जैसी हैं, क्योंकि इसके लिए मीडियम रिक्वायर होता है। सो साउंड वेव or longitudinal waves because particles of a medium through which the sound is transported vibrate parallel to the direction which is sound moves। हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, आप फोटो में भी देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर भी देखिए, एक ट्रांसफर वेव्स है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। ट्रांसफर वेव्स जो होती हैं वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है उनकी मूवमेंट होती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उनकी मूवमेंट जो होती है वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उनकी वेव की जो डायरेक्शन होती है वो भी सेम होती है। मतलब ये बोथ आर डायरेक्शन एंड वेव मोशन आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। सो साउंड वेव भी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह ही वेव करती हैं, इसलिए इनको मैकेनिकल वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों हम कह सकते हैं। सो देयर आर रीजन ऑफ अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। हमने ये भी बात को डिस्कस किया था वेव टॉपिक के अंदर कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो तरह का रीजन जनरेट होते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन है और दूसरे रीजन को हम कहते हैं कि रेयरफैक्शन है। द कंप्रेशन और रीजन ऑफ द हाई प्रेशर while the rarefaction or region of a low air pressure। अगर हम एयर के अंदर यानी कि साउंड से रिलेटेड सिर्फ इसको देखें, ये आपके पास डायग्राम आई है, ये सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो हमारे रेयरफैक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कौन सा रीजन होता है। ऐसा रीजन जिसके अंदर जो आपका स्प्रिंग है वो कंप्रेस होता है, उसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, और ऐसा रीजन जिसमें वो कंप्रेस नहीं होता, वो एक्सटेंड होता है, उसे हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। Sound waves are created by a tuning fork and are propagate through the air in an open tube। अगर हम एक प्रैक्टिकल वे के अंदर अगर लैब प्रैक्टिकल की बात करें तो एक जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि वाइब्रेट करता है और उसकी जो वाइब्रेशन है उसको हम सुन सकते हैं। सो अगर उसको इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की जो है वो डायग्राम है। अगर हम उसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग टू उसको स्टडी करें तो जब ट्यूनिंग फोर्क जो है उसे हम वाइब्रेट करते हैं तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो उसकी मूवमेंट इन आपके डायग्राम के अंदर देखें इस तरह की होती है। सो कंप्रेशन के अंदर जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कंप्रेस होते हैं और रेयरफैक्शंस के अंदर वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और ये मूव करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे वाइब्रेशन जो होती है आपकी साइनोसाइडल वेव जो होती है, यानी कि जो साइन वेव जिसे आप बोलते हैं या कॉज वेव बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसी ही होती है। वेव जनरेट होती है इसकी, मतलब कि आप अगर आप इसको मैकेनिकल वेव की जो दूसरी है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, दूसरी ट्रांसफर वेव है, तो जिस तरह ट्रांसफर वेव्स की वेव जनरेट होती है बिल्कुल सेम इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की वेव जनरेट होती है और साउंड वेव की भी इसी तरह की वेव्स होती है। अगर हम उसे टाइम के अकॉर्डिंग को देखें, डायरेक्शन और जो वेव की मोशन है वो दोनों की सेम होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर। सो इवन टफ a sound wave is longitudinal wave, it can be mathematically represented as a transfer waves। मैंने अभी जिस बात का जिक्र किया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम होती है। जिस तरह उसकी साइनोसाइडल वेव ट्रांसफर वेव की साइनोसाइडल वेव जनरेट होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उनकी भी इसी तरीके से साइनोसाइडल वेव्स जो है वो जनरेट होती है। The crust corresponds to areas of high pressure and the trough corresponding of the refraction of area of low pressure। ये जो प्रेशर है हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन है, ये वाला उसका क्रस्ट होता है और ये वाला जो एरिया होता है ये इसका ट्रफ होता है। सो ये अगर आप इसे देखें फॉर एग्जांपल, इसको ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, मैं इसे अगर ड्रा करूँ तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है ये उसी तरह की जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल ये तो इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है ट्रांसफर वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल वेव हो बिल्कुल सेम होती है। तो इस डार्क जो एरिया होता है यानी कि जो कंप्रेशन होती है इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रस्ट है
और ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पे वो वैल्यूज नहीं होती उन्हें कहते हैं हम ये ट्रफ का एरिया। सो आगे भी आपके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, जो हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखते हैं। साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव, ये बात कंफर्म है कि प्रेशर जो होता है, आवाज़ मैंने कहा जब जैसे आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि अपने मुंह के आगे हाथ रखें तो आपको प्रेशर फील होगा, तो साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव। रीजन्स ऑफ हाई कंप्रेशन एंड लो प्रेशर रिफ्रैक्शन से होती है। हमने दो तरह के रीजन्स देखे, एक हाई प्रेशर होता है जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, और एक लो प्रेशर होता है जिसे हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। आर एस्टैब्लिश एज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन की वजह से जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ऑफ द साउंड सोर्स। जो हम साउंड सोर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं वाइब्रेशन जो है वो मेरा वोकल पार्ट जो है उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगा, वो वाइब्रेशन जो है वो थ्रू द एयर जो है वो ट्रांसफर होके हमारे एयर तक जाएगी और वहाँ से जो है वो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन रिजल्ट बिकॉज, ये क्यों होते हैं? फर्स्ट वन, साउंड इज मोर डेंस देन एयर, आवाज़ जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है एयर से, एंड दस हैज़ मोर इनर्शिया, और इसके अंदर इनर्शिया भी होता है वो ज़्यादा होता है, कॉजिंग द बंचिंग अप ऑफ द साउंड, क्योंकि ये साउंड के बंच आते हैं ना पीछे से। अगर आप जो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं वो प्रेशर इंक्रीज करके साउंड वापस अपनी असली जगह पे आ जाती है, और वो वाला जो वेव होती है वो आगे ट्रैवल करना शुरू कर देती है। सो इसीलिए जब हम एक आवाज़ जो होती है उसे प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसे एक ही दफ़ा सुन सकते हैं, उसके बाद जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर आपने आवाज़ को दोबारा सुनना हो तो आप पहले सुन के इतनी स्पीड से मूव करें कि आप आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से मूव करके अगली जगह पे चले जाएं, तो आप उसी साउंड को 2 दफ़ा भी सुन सकते हैं। सो साउंड वेव हैज़ अ स्पीड विच इज़ डिपेंडेंट ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है उसके मीडियम के ऊपर, यानी कि जो जहाँ पे हमने वेव का जो रिपल टैंक के अंदर हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था। अगर आपने नहीं उस लेक्चर को सुना तो उस लेक्चर को काइंडली सुन लें। रिपल टैंक के अंदर हमने ये बात प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई की थी कि साउंड जो होती है वो सिर्फ एक ही उसकी स्पीड जो होती है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है, और वो होती है उसका मीडियम। सो अगर तो मीडियम अच्छा है तो साउंड की स्पीड ज़्यादा बेहतर होगी। अगर मीडियम जो है उसमें हर्डल ज़्यादा है, वो उसके अंदर स्टिकनेस जो है वो कम है, तो उस मीडियम के अंदर जो ट्रैवल है वो स्लो होगी। सो उसकी 2 प्रॉपर्टी भी हमने रिपल टैंक के अंदर आइडेंटिफाई की थी। सो अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो रिपल टैंक का जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा स्टडी करें, उसको सुने, उसके बाद जो है इस साउंड वेव की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई होंगे कि साउंड वेव जो होती है या साउंड की जो स्पीड होती है वो किन 2 चीज़ों के ऊपर वेरी करती है। वो 2 चीज़ों के ऊपर वेरी करती है, एक तो हार्डनेस ऑफ द मीडियम होती है और दूसरी जो होती है उसका इनर्शिया होता है। सो इन 2 चीज़ों के ऊपर किसी भी साउंड जो होता है या वेव जो होती है उसका जो स्पीड होती है इन 2 चीज़ों के ऊपर वेरी करती है। सो साउंड वेव हैज़ अ स्पीड विच इज़ डिपेंडेंट ओनली अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सी है साउंड इज लाइक ऑल वेव्स, इट इज एबल टू बेंड इनटू द रीजन ऑफ स्पेस बेंड ऑब्स्टैकल्स। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि अगर कोई हर्डल्स आती है तो उसके अकॉर्डिंग टू जो होती है वो साउंड वेव भी होती है वो बेंड हो जाती है, वो उसमें आप ये कह लें कि उसमें उसको स्लो हो जाती है। जैसे जैसे आप हर्डल्स क्रिएट करते जाएंगे साउंड जो होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज करती जाती है, मतलब कि उसकी जो लाउडनेस है वो भी कम होती जाएगी और दूर तक वो नहीं आप सुन सकते। फॉर एग्जांपल एक बंद रूम के अंदर आप बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी क्योंकि उस पर दीवारें जो होती हैं वो हर्डल्स क्रिएट कर देती हैं। डी साउंड इज एबल टू रिफ्लेक्ट ऑफ फिक्स्ड एंड्स एंड इंटरफेस विद द इंसिडेंट वेव्स, यानी कि साउंड वेव जो होती है वो फिक्स्ड एंड्स जो होते हैं उसके ऑफ फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्ट ऑफ फिक्स एंड मतलब एक रेंज होती है उसकी, वहाँ तक वो ट्रैवल करती है, उसके बाद वो वापस साउंड बैक भी होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा इकोसिस्टम जो होता है उसमें आपने स्टडी किया होगा। इसके बाद साउंड के अंदर इंटरफेस भी होती है। फॉर एग्जांपल 2 या 3 साउंड मिलके वो एक बंच ऑफ ट्यून्स बनाते हैं, जैसे म्यूजिक होता है ना, उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं तो वो सारे एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वो एक म्यूजिक की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। साउंड वाइब्रेट लॉन्गिट्यूडनली, द लॉन्गिट्यूडनली मूवमेंट्स ऑफ एयर प्रोड्यूस प्रेशर फ्लक्चुएशंस, मतलब कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस करती हैं, मतलब कहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा और कहीं पे कम है, इसी वजह से वेव जो है वो आगे को ट्रैवल करती है। यानी कि वो प्रेशर जो होता है वो कम और ज़्यादा का जो कम्बिनेशन होता है जो उसमें फ्लक्चुएशन होती है वही कैरी करती है और वो साउंड जो होती है वो
आगे ट्रैवल करती है। तो उसी को हम कहते हैं कि जो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे क्रस्ट है और जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे ट्रफ है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारा 10.2 टॉपिक है, इसी को हम लेके चलेंगे। इसका हाफ पोर्शन है वो इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। हाफ जो पोर्शन है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। सो लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी साउंड की जो उसकी खूबियाँ होती हैं वो इन 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो फर्स्ट वन है लाउडनेस, सेकंड वन है पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। सो जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है हमारा, जो पोर्शन नंबर 5 है, इसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। बाकी जो 4 हैं इंशाल्लाह इनको हम आज देखेंगे। सो लाउडनेस, loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sounds can be distinguished। मतलब किसी भी आवाज के अंदर ये खूबी होती है कि या तो वो ऊंची होती है या वो स्लो होती है। तो लाउडनेस जो है बेसिकली किसी भी आवाज की, वो उसकी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबियों में से एक खूबी है कि आवाज का ऊंचा होना या कम होना। आवाज की वाइब्रेशन जो होती है, सॉरी आवाज की जो लाउडनेस होती है, साउंड लाउडनेस होती है, वही डिस्टिंग्विश करती है कि ये आवाज कैसी है, मतलब उसके अंदर खूबियों में से एक खूबी है। सो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है लाउडनेस ऑफ अ साउंड। फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड वन इज द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द थर्ड वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। इन द फर्स्ट वन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन बॉडी, यानी कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है हमारे पास, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो बॉडी वाइब्रेट हमारे पास कर रही है वो कितनी वाइब्रेट कर रही है। फॉर एग्जांपल वो अगर आप एक गिटार बजा रहे हैं तो गिटार की जो स्ट्रिंग है, मतलब उसकी जो वो आप उसे स्ट्रिंग कहते हैं, धागा कहते हैं, या उसको आप तार कहते हैं, वो कितनी वाइब्रेट करती है। अगर आप उसे ज़्यादा ज़ोर से करेंगे ना तो उसकी आवाज़ आप देखेंगे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोर्स है, वो सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है। The sound produced by a sitar will be loud if pluck its wires more violently. Similarly, we beat a drum forcefully, the amplitude of its membrane increase and we hear a loud sound. यहाँ पे वो कहता है कि जिस तरह मैंने भी कहा कि ड्रम को अगर आराम से बजाएंगे तो उसके अंदर आप फोर्स कम लगाएंगे तो वो उसमें पुश कम देंगे तो वो मीन पोजीशन के ऊपर जल्दी आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा। इसी तरीके से जब आप उसको पुश ज़्यादा देते हैं, जिस तरह ये आपके सामने एक पिजन है, फॉर एग्जांपल ये अगर मुंह कम खोल के बोलेगा तो आवाज़ इसकी कम आएगी, अगर ये मुंह ज़्यादा खोलेगा तो इससे जो लाउडनेस है वो इसको वॉल्यूम जो है बेसिकली इसके वोकल कॉर्ड का, वो उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो। जैसे ही वाइब्रेशन इसकी यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगी तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी। अगर इसका मुंह ही कम खुला और इसके अंदर जो वोकल है कार्ड है वो मूव ही थोड़ा कर है तो इससे जो साउंड है उसकी जो लाउडनेस है वो कम होगी। सो एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जिस वो एरिया कितना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ढोलकी और ढोल होता है, ढोलकी को आप जितना भी बजाएंगे वो ढोल की आवाज़ को कंबाइन नहीं कर सकता। अब ढोल से भी एक बड़े ड्रम होते हैं ना, जैसे इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं मुख्तलिफ साइजेस के ड्रम है। अब इस ड्रम का जो साइज है, इसका जो एरिया है ऊपर, फॉर एग्जांपल इस ड्रम का एरिया अगर आप देखें तो ये है, ठीक है, इस ड्रम का एरिया ये है, ज़्यादा है। तो अगर इसके ऊपर हम यही एक ही फोर्स के साथ इसके ऊपर भी हिट करें, इसके ऊपर भी हिट करें तो इसकी आवाज़ डेफिनेटली ज़्यादा होगी। ये तो हमारी कॉमन सेंस कहती है कि जितनी बड़ी चीज़ है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। जिस तरह घर के अंदर अगर एक प्लेट गिरे तो उसकी आवाज़ और एक ट्रे गिरे उसकी आवाज़, दोनों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो प्लेट होती है अगर सेम मटीरियल की तो उसकी साउंड आवाज़ लाउडनेस कम होगी, जबकि एक ट्रे गिरेगा तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है। So the loudness of a sound also depends upon the area of the vibrating body. For example, sound produced by a large drum is louder than by a small because of its large vibrating area. If we stick a turning fork on a rubber pad, a feeble sound will be heard. But if the vibrating turning fork is placed vertically on the surface of a bench, we still hear a louder sound. From this we can conclude that the loudness increases the area of the vibrating body and vice versa. वो कहता है अगर एक रबर फोक अपना ट्यूनिंग फोक जो होता है उसे रबड़ के ऊपर मार के
आप उसकी आवाज़ सुने तो आपको कम सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसे टेबल के ऊपर रख देंगे तो जब वो टेबल के साथ हिट करेगा तो उसकी जो साउंड है वो एरिया ज़्यादा हो गया, तो उसकी साउंड जो है वो अब ज़्यादा आएगी। ये तो बेसिकली प्रैक्टिकली वर्क है जो ट्यूनिंग फोक वाला है। इसकी जो ओरिजिनल एग्जांपल अगर आप समझने के लिए, तो ये ड्रम की एग्जांपल सबसे बेहतरीन। तो छोटा ड्रम या ढोलकी जो होती है घरों में आप शादी ब्याह के ऊपर आप बजाते हैं तो उसका एरिया कम होता है। मेहंदी वाले दिन जो घर में खवातीन ढोलकी बजाती हैं उसकी आवाज़ साउंड कम होती है। दूसरे दिन शादी वाले दिन जब ढोल बजता है तो उसकी साउंड जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ढोल का जो एरिया होता है वो बनिस्बत ढोलकी के या छोटे ढोल के उससे वो ड्रम से वो ज़्यादा लार्ज होता है। सो सेकंड थिंग इज द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द फर्स्ट थिंग द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की अपनी वाइब्रेशन कितनी है, वो यानी कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, कि वो ऊपर नीचे वो कितना मूव कर रहा है। तो मतलब अपने मीन पोजीशन के ऊपर मैंने जैसे गिटार की एग्जांपल दी, गिटार के स्ट्रिंग को अगर आप हल्का सा करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन कम होती है, साउंड कम होती है। अगर आप उसे फोर्स करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाएंगे तो अब उसकी वाइब्रेशन जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा, तो साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये कॉमन सेंस है कि आप जितना किसी बॉडी के करीब होंगे आपको साउंड उतनी ऊंची सुनाई देगी, जितना उससे दूर जाएंगे उतनी ही आवाज़ कम होगी। ऐसा नहीं होता कि दूर से आवाज़ ज़्यादा होती है और करीब आवाज़ कम होती है। सो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। ये जो सुनने वाला है वो बॉडी से जो सोर्स है साउंड का उससे वो कितनी दूर है। इट इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस। लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर देन टू अ पर्सन विद अ डिफेक्टिव ईयर। अब दूसरी चीज़ है जो कि वो जो सुनने वाला है उसकी कान की जो एबिलिटी है वो भी बड़ी इम्पैक्ट करती है, कि अगर उसकी सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी है तो वो अच्छी आवाज़ सुनेगा, लाउडनेस वो ज़्यादा सुनेगा। अगर उसकी साउंड एबिलिटी जो है वो लो है, सुनने की ताकत जो है समात कूदे समात जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो कम आवाज़ सुनेगा। However, there is a characteristic of sound which does not depends upon the sensitivity of the ear of the listener and it is called intensity of sound. सो जो वो कहते हैं कि देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द एयर। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि साउंड एयर की सेंसिटिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। द लिसनर एंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ यानी कि सुनने वाले के साउंड की शिद्दत भी कहते हैं। सो पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। यानी कि एक पतली और मोटी जिसे आवाज़, भारी आवाज़ जैसे हम बोलते हैं। आमतौर पे मेल की आवाज़ भारी होती है, बच्चे की आवाज़ या फीमेल की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। सो ये डिपेंड्स करता है उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। फीमेल की फ्रिक्वेंसी या बच्चों की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि मेल की फ्रिक्वेंसी जो होती है, साउंड फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। इसे हम पिच बोलते हैं कि आवाज़ कितनी जो है वो तेज़ है। तो ये कहते हैं पंजाबी के अंदर वर्ड इस्तेमाल किया चिकनी आवाज़। तो ऐसी जो तेज़ आवाज़ होती है जो कानों में एकदम आके लगती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। पतली आवाज़ जैसे हम कहते हैं, भारी आवाज़ जैसे हम कहते हैं, उसकी साउंड की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लो होती है। सो लो फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसकी पिच कम होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो साउंड होती है उसकी पिच क्वालिटी होती है वो हाई है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज हायर देन द that of men. Therefore, the voice of ladies and children is shrill and of a high pitch. The relationship between the frequency and pitch is illustrated in the figure. आप अगर आप देख सकते हैं, so low pitch frequency कम है, high pitch frequency जो है वो ज़्यादा है। जो साउंड हम सुन सकते हैं ना, जो हेयरेबल साउंड हैं, वो 85 से 300 किलो हर्ट्ज तक जो इंसान प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन जो होते हैं, एक मेल की जो साउंड की क्वालिटी है वो 85 से लेके 165 तक है, जबकि एक फीमेल जो है उसकी जो साउंड है वो तकरीबन 256 के करीब तक जाती है। सो ये जो साउंड क्वालिटी है, ये फ्रिक्वेंसी है हमारी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बोलते हैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी रेंज जो है वो 50 to 300 हर्ट्ज तक होती है। सो आमतौर पर जो इंसान है जो आवाज़ सुन सकते हैं वो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक हम जो साउंड है वो सुन सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अ क्वालिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच we can distinguish between two sounds of a same loudness and pitch is called quality। अगर फॉर एग्जांपल दो चीज़ों से सेम साउंड और सेम लाउडनेस और सेम फ्रिक्वेंसी की आवाज़ जनरेट हो रही है, दो चीज़ें हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रही है, उनकी लाउडनेस भी सेम है लेकिन दोनों में फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल
जैसा कि अगर आप म्यूजिक के अंदर देखें तो म्यूजिक के अंदर जितने इक्विपमेंट आमतौर पे गाने के अंदर बज रहे होते हैं उनकी सारों की जो टून होती है वो सेम होती है, फ्रिक्वेंसी सेम होती है, लेकिन क्वालिटी सारों की डिफरेंट होती है। बस स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ अ पियानो एंड अ फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। अगर एक ही फ्रिक्वेंसी के ऊपर दो म्यूजिक बज रहे हैं और उनकी लाउडनेस सेम है तो हम इजीली उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इन दोनों का जो क्वालिटी है वो ये पियानो बजा है या ये फ्लूट बजा है। This is due to the difference in the quality of these notes. The waveform of the sound produced by a tuning fork, flute and clarinet. The loudness and the pitch of these three sounds are the same but their waveform are different. So their quality is different and they can be distinguished from each other. So इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि तीन हमारे पास साउंड्स हैं, ठीक है जी। मुख्तलिफ एक जो है फ्लूट की है, दूसरी पियानो की है और तीसरी जो है वो ट्रम्पेट की है। तो तीनों की जो क्वालिटी है वो आप देख लें, वेव फॉर्म तीनों की डिफरेंट है एक दूसरे से, फ्रिक्वेंसी तीनों की सेम है, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी के अंदर कोई फर्क नहीं है, एम्पलीट्यूड जो है वो भी तीनों फ्रिक्वेंसीज का, तीनों साउंड्स का जो है वो सेम है। फ़र्क क्या है कि इनकी जो वेव फॉर्म है, मतलब इनके अंदर अगर आप वेव फॉर्म देखें तो इसकी वेव फॉर्म ये है, इसकी वेव फॉर्म ये है, इसकी वेव फॉर्म ये है। तो इसके अंदर वेव के अंदर जो चेंजिंग आता है बेसिकली वो उसकी क्वालिटी जो होती है उसके ऊपर करता है। सो ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर लाउडनेस इंक्रीज है, यहाँ पे लाउडनेस डिक्रीज है, इस पे पिच जो है डिक्रीज है और पिच जो है इंक्रीज है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, जबकि पिच क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। सो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था।